नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 24 जून 2025 को DTPSV का TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य का रेखांकित शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द बताएं। दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य करो। तो ये हमारा वाक्य है, इसमें दृढ़ लिखा हुआ है तो दृढ़ होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको क्रम से सजाना है। तो इसमें लिखा है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। एक वाक्य बनाना है। तो उसने कहा था हमें आज नहीं तो कल पूर्ण विश्वास के साथ मिलना ही होगा। तो उसने कहा था, पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा एक, हमें आज नहीं तो कल पूर्ण विश्वास के साथ मिलना ही होगा। 4 5, ठीक है। तो अब इसको देख लो मिलाकर। यहाँ पे हैं जो पहले नंबर पे वो आ रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ उसने कहा था, हालांकि ना ऐसे होगा, पूर्ण विश्वास के साथ उसने कहा था। पूर्ण विश्वास फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर उसने कहा था हमें आज नहीं तो कल मिलना ही होगा, ठीक है। तो अब देख लो, या उसके बाद कौन सा है, दूसरे नंबर पे वह, और तीसरे नंबर पे र, चौथे नंबर पे ह, और पाँचवें नंबर पे ला। य व र ह ला, य व र ह ला। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चित्रकार ने शांति के संदेश के रूप में एक उड़ते हुए कपोत का चित्र बनाया। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो देखो यहाँ पर कपोत, कपोत मतलब तो कबूतर होता है, सभी को पता ही है। तो कबूतर को हम क्या बोलते हैं, रक्त लोचन भी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। कबूतर का और बताओ, कबूतर तो एक होता है कपोत, कबूतर, ठीक है। दूसरा बताओ क्या होगा पर्यायवाची कबूतर का। तो कबूतर का होगा परेवा भी होता है, ठीक है, परेवा। वही अगर आपसे पूछ ले धूमिल, अभी यहाँ तो कपोत का पूछा गया है, अगर धूमिल का पूछ ले तो धूमिल मतलब धुंधला सा होता है। क्या होता है, धुंधला। धूमिल मतलब धुंधला, धुंधला। और धुंधला अस्पष्ट कह सकते हो, अस्पष्ट, ठीक है। मलिन, मटमैला। रतिपति को क्या कहेंगे, रतिपति मतलब होता है कामदेव, कामदेव। मदन, मनोज, कंदर्प, तो ये सब आ जाएंगे। वायस, वायस मतलब तो आपको पता होगा कौवा। वायस किसको बोलते हैं, कौवा को। कौवा को और क्या कह सकते हैं, कौवा को काक भी कहते हैं, ठीक है, काक कहते हैं। उसके बाद कर्टक, कर्टक भी कहते हैं, ठीक है। ये सब है। आगे देखेंगे, इसका राइट आंसर है रक्तलोचन। अगला देखते हैं, उचित शब्द का प्रयोग कर पूर्ण वाक्य को पूर्ण करें। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, कर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अशुद्ध वाक्य ऊपर लिखा हुआ है, इसे शुद्ध ऑप्शन से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता की सीपी में पलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि महत्वाकांक्षी का मोती, तो ये तो गलत ही है। देखो, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता, यहाँ पर निष्ठुरता यहाँ पर नहीं दिया था, निठुरता लिखा है। तो ऑप्शन नंबर यही है, निष्ठुरता की सीपी में पलता है। इसको भी देख लो, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुर, निष्ठुर तो होता नहीं है, महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता, फिर वही निठुरता आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द होगा। पहाड़ का ऊपरी भाग, जो पहाड़ का ऊपरी भाग होता है उसे हम अद्वितीयता बोलते हैं, ठीक है। जो पहाड़ के ऊपरी भाग, जो समतल भूमि होता है, पहाड़ का, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि होता है, जो ऊपर समतल भूमि, समतल भूमि, ठीक है।
उसको क्या बोलते हैं, अधित्यका। वही आधिपत्य मतलब तो सभी को पता है कि स्वामित्व या अधिकार होना, और अभ्यंतर मतलब भीतरी भाग या अंदर का भाग होता है अभ्यंतर, और अचल मतलब तो सभी को पता है जो चल न सके उसे अचल कहते हैं, ठीक है। तो अधित्यका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्न मुहावरे का अर्थ होता है, देखो तिल धरने की जगह न होना, मतलब तिल धरने की भी जगह नहीं है, मतलब बड़ी भीड़ होना। तिल धरने की भी जगह न होना मतलब बड़ी भीड़ होना, मतलब उसके घर में जगह ही नहीं है। अगला देखते हैं, इसका भी क्या करना है, क्रम से सजाना है आपको। सबसे ऊपर की सीढ़ी पर है, राजन मात्र संदेह ही नहीं करता। तो इसमें क्या करता है, इसमें देखो आपको इसमें सजाना है कि राजन मात्र संदेह ही नहीं करता, उसका अहम भी जो वस्तुतः कुंठित अहम है, सबसे ऊपर की सीढ़ी पर है। तो पहले नंबर पर क्या आ गया, राजन मात्र संदेह ही नहीं करता, मतलब एक नंबर पर तो ये आया। दूसरे नंबर पर उसका अहम भी, ये दूसरे नंबर पर है, जो वस्तुतः कुंठित अहम है, ये तीसरे नंबर पर सबसे ऊपर की सीढ़ी पर है 4 नंबर पे। तो यहाँ पे पहले नंबर पर ख आ रहा है तो ख रख दिए, दूसरे नंबर पे घ, तीसरे नंबर पे ग, और चौथे नंबर पे क। ख ग ख घ ग क। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य में उचित परिमाणवाचक विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखो यहाँ पे है, ऋतुल यदि डैश परिश्रम करता तो ऊंच पद प्राप्त कर सकता था, मतलब ऋतुल यदि थोड़ा सा परिश्रम और करता, थोड़ा सा होगा यहाँ पर, उचित तो होगा नहीं, ठीक है। सच्चा दुगुना होगा नहीं, दुगुना परिश्रम करता, थोड़ा सा और परिश्रम करता तो ऊंच पद प्राप्त कर सकता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं, राधा डैश लड़की है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प होगा ताव्र मधुर भली लड़की है। तो भली लड़की हालांकि यहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, तापमान बढ़ाने पर पानी डैश वाक्य के रिक्त स्थान के लिए किस विकल्प में उपयुक्त क्रिया विशेषण है। तो तापमान बढ़ाने पर पानी गर्म हो गया, वाष्पित हो गया, सूख गया, तेज़ी से खोलने लगा। तो तेज़ी से खोलने लगा, इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है, जो तेज़ी से खोलने लगा, ठीक है, इसमें क्रिया विशेषण है, कैसे, तेज़ी से, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, कोई मरे या रोवे, कोई मल्हार गावे, मतलब सबको अपने ही सुख दुख से मतलब है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह का चयन करें। सुंदरलाल बहुगुणा डैश चिपको आंदोलन चलाया, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा ने, तो यहाँ पे ने कारक आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में निराकार का विलोम शब्द क्या होगा। निराकार तो क्या होता है, निराकार का साकार, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द होगा जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, उसे क्या बोलते हैं, अपहृत, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश का है, तो आइए इसको एक बार हम पढ़ते हैं। भारतेंदु ने हिंदी गद्य के जिस रूप का परिवर्तन किया है, आचार्य द्विवेदी ने उस रूप को परिमार्जित करने में अपना योगदान किया है। इनका प्रभाव इस काल के अधिकांश कवियों पर पड़ा, जिसके कारण इस काल का नाम ही द्विवेदी युग पड़ गया। द्विवेदी जी संस्कृत तथा मराठी साहित्य से विशेष प्रभावित थे। इनकी रचनाओं में इनका प्रभाव परिलक्षित होता है। हिंदी गद्य साहित्य की उन्नति के लिए उन्होंने सरस्वती पत्रिका का भी संपादन किया। सरस्वती
के संपादन में द्विवेदी जी ने हिंदी में भाषा और तथा व्याकरण से संबंध त्रुटियां दूर की। गद्य लेखकों के लिए उन्होंने मार्गदर्शक का काम नहीं किया, अपितु उनका मार्ग भी प्रशस्त किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह उन्होंने अभी अपना एक मंडल निर्मित किया, जो द्विवेदी मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपनी आलोचनाओं के माध्यम से द्विवेदी जी ने अधकचरे साहित्यकारों की बुराइयां दूर की और तथा उन्हें स्वस्थ साहित्य की रचना के लिए प्रेरित भी किया। भाषा को शिष्ट रूप प्रदान करने में द्विवेदी जी सदैव प्रगतिशील रहे। भाषा के पारखी होने के कारण कठिन से कठिन विषयों को भी सरल समय व्यक्त करने की इनमें अद्भुत क्षमता थी। संस्कृत के तत्सम तथा एवं तद्भव शब्दों का समावेश इनके निबंधों में दृष्टिगोचर होता है। विदेशी शब्द अपनाकर हिंदी बनाने का कार्य भी इन्होंने किया। अंग्रेजी, अरबी, फारसी एवं उर्दू शब्द का प्रयोग भी यत्र तत्र उपलब्ध है। द्विवेदी जी की रचनाएं संख्या में 50 के लगभग है। साहित्य, पुरातत्व, आलोचना, विज्ञान, नीति आदि विषयों पर इनके अनेक लेख प्रकाशित हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी जी ने हिंदी में भाषा तथा व्याकरण से संबंधित त्रुटियां कैसे दूर की? तो सरस्वती का संपादन करके, सरस्वती पर जो पत्रिका है उसका संपादन करके। ठीक है, कहाँ पर है? अब यहाँ देख सकते हो कि गद्य पद में उन्नति के लिए उन्होंने क्या किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, और जिससे क्या हुआ? सरस्वती के संपादन में द्विवेदी जी ने हिंदी तथा व्याकरण के संबंध में व्याकरण से संबंधित त्रुटियों को दूर की। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य का परिमार्जन किया से क्या आशय है? मतलब हिंदी गद्य को परिष्कार किया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विवेदी जी के विषय में असत्य है? द्विवेदी जी ने भाषा के पारखी थे, ये तो सही है। द्विवेदी जी ने भाषा को शिष्ट रूप प्रदान किया, ये भी सही है। द्विवेदी जी ने लेखकों को मार्ग अवरुद्ध किया, ये क्या है हमारा? असत्य है, गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। किस विषय पर द्विवेदी जी के लेख प्रकाशित नहीं है? पुरातत्व, साहित्य और नीति। तो देखो यहाँ पर लेख जो उन्होंने प्रकाशित किया है, यहाँ पर लिखा है साहित्य, पुरातत्व, आलोचना, विज्ञान, नीति आदि विषयों पर उन्होंने लेख प्रकाशित किए हैं, कला में नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। गद्यांश का सर्वोचित शीर्षक चुने। तो हिंदी के परिमार्जन में द्विवेदी जी का योगदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो ये जो 20 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।